हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 के खास पेशकश कंपनीनामा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और नई सरकार के गठन से जुड़ी खबरों के बीच इस हफ्ते कॉर्पोरेट जगत में भी काफी कुछ घटा है। कंपनीनामा के इस शो में हम कॉर्पोरेट जगत की सारी खबरों का राउंड अप आपके लिए लेकर आए हैं जो लोकसभा चुनाव नतीजों की खबरों के बीच कहीं दब गई थी। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कंपनीनामा का सफर। सबसे पहले कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने माना है कि आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने बैंक की सहायक कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शेयर बाजार से डीलिस्ट कराने के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के निवेशकों के साथ संपर्क करके उन्हें डीलिस्टिंग के पक्ष में वोट करने के लिए कहा था। सेबी ने इस सिलसिले में आईसीआईसीआई बैंक को चेतावनी जारी की है। बैंक को लिखे पत्र में सेबी ने कहा है कि उसके पास इसको लेकर कई तरह की शिकायतें पहुंची हैं। इसी साल मार्च के दौरान आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के निवेशकों ने उसे शेयर बाजार से डीलिस्ट कराने के पत्र में वोटिंग भी की है। हालांकि कुछ बड़े निवेशकों ने डीलिस्टिंग के खिलाफ भी वोटिंग की है और उनमें क्वांटम म्यूचुअल फंड का नाम भी शामिल है। क्वांटम म्यूचुअल फंड ने अब डीलिस्टिंग के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका भी दाखिल कर दी है। टाटा ग्रुप की दो कंपनियों यानी टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड और टाटा कैपिटल लिमिटेड का विलय हो गया है। 4 जून मंगलवार को टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड और टाटा कैपिटल के निदेशक मंडल ने विलय को मंजूरी दे दी है। विलय क्योंकि टाटा कैपिटल में हुआ है, ऐसे में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और टाटा मोटर्स फाइनेंस के निवेशकों को टाटा कैपिटल के शेयर मिलेंगे। यानी नई कंपनी में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी 4.7% होगी। विलय से पहले तक टाटा कैपिटल का कुल AUM 1.6 लाख करोड़ रुपए और टाटा मोटर्स फाइनेंस का AUM 32,500 करोड़ रुपए था। वही कमाई की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टाटा कैपिटल का मुनाफा 3150 करोड़ रुपए और टाटा मोटर फाइनेंस का मुनाफा 52 करोड़ रुपए था। आदित्य बिरला समूह की मेटल कंपनी हिंडाल्को ने अपनी सहायक अमेरिकी कंपनी नोवेलिस की अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टिंग को फिलहाल के लिए टाल दिया है। हिंडाल्को की तरफ से नोवेलिस का करीब $945 मिलियन का आईपीओ लाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन नोवेलिस के लिए प्रीमियम से कम वैल्यूएशन की आशंका को देखते हुए हिंडाल्को ने इसकी लिस्टिंग को अभी के लिए टाल दिया है। हिंडाल्को को आशंका थी कि नोवेलिस की प्रीमियम से कम वैल्यूएशन की वजह से भारतीय शेयर बाजार में हिंडाल्को की वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में सही समय पर नोवेलिस की लिस्टिंग पर फिर विचार किया जाएगा। अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली दिग्गज कंपनी आईटीसी अपने होटल कारोबार आईटीसी होटल को अलग करने जा रही है। गुरुवार 6 जून को हुई बैठक के दौरान कंपनी के शेयर होल्डर्स ने होटल कारोबार को अलग करने पर अपनी सहमति जताई है। कंपनी के 99.6% निवेशकों ने होटल बिजनेस को अलग करने के पक्ष में वोट किया है। इस डीमर्जर के बाद शेयर बाजार में आईटीसी होटल के लिस्ट होने का रास्ता साफ हो जाएगा। आईटीसी के लिए उसका होटल कारोबार मुनाफा देने वाला रहा है। वित्त वर्ष 2024 की मार्च तिमाही के दौरान आईटीसी होटल के रेवेन्यू में 15.6% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। कुल रेवेन्यू 2,989 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था और इसके साथ मार्च तिमाही के दौरान एबिटा ग्रोथ 26.2% बढ़कर 1,049 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। एक समय भारतीय स्टार्टअप की ब्लू आइड बॉय रही एडटेक कंपनी बायजूस अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। दिग्गज टेक्नोलॉजी निवेशक प्रोसेस की बायजूस में करीब 10% हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी को लेकर हाल में HSBC के एक नोट में कहा गया है कि हिस्सेदारी की वैल्यू 0 है। 10% हिस्सेदारी 0 होने का मतलब है कि कंपनी लगभग खत्म हो चुकी है। एक समय बायजूस की वैल्यूएशन $22 अरब आंकी गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी पर आए कर संकट की वजह से इसकी वैल्यूएशन में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं और कुछ महीने पहले ही कंपनी ने $2 अरब से भी कम वैल्यूएशन पर पूंजी भी जुटाई थी। लेकिन अब HSBC के नोट की माने तो वैल्यूएशन लगभग 0 यानी खत्म है। रियल एस्टेट सेक्टर में मांग को देखते हुए टेक्सटाइल और रियलिटी कंपनी रेमंड अपना कारोबार विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके लिए रेमंड जमीन मालिकों के साथ करीब 5,000 करोड़ रुपए का जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट करेगी। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया के मुताबिक उसके पास अकेले ठाणे में ही 11 मिलियन स्क्वायर फीट विकसित करने की क्षमता है। इसके साथ कंपनी की इस साल देश भर में 300 रिटेल स्टोर खोलने की योजना भी है, जो रेमंड के इतिहास में किसी एक साल में खुलने वाले सबसे ज्यादा स्टोर्स होंगे। दुनिया भर के स्टार्टअप्स में निवेश करने वाला जापान का सॉफ्टबैंक भारतीय फिनटेक कंपनी पेटीएम से अपना निवेश पूरी तरह निकाल सकता है। रिपोर्ट की माने तो इसी महीने सॉफ्टबैंक अपना निवेश
15 से 20 करोड़ डॉलर के नुकसान पर निकाल सकता है। सॉफ्टबैंक ने करीब 7 साल पहले पेटीएम में निवेश शुरू किया था और 2021 में पेटीएम के आईपीओ से पहले सॉफ्टबैंक की उसमें 18.5% हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में सॉफ्टबैंक ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाना शुरू किया और इस साल मार्च अंत तक उसकी हिस्सेदारी सिमटकर 1.4% पर रह गई है। अब खबर है कि सॉफ्टबैंक इस हिस्सेदारी को भी पूरी तरह बेच सकता है। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से पेटीएम के शेयर की लगातार हमने पिटाई देखी है और इस साल पेटीएम बैंक पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद कंपनी का शेयर घटकर 310 रुपए के निचले स्तर तक आ गया था। जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया की अनुमति दे दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में याचिका दाखिल की थी। जेपी एसोसिएट्स पर देश के कई बैंकों का भारी कर्ज है। अगस्त 2017 में रिजर्व बैंक ने जेपी एसोसिएट्स को उन 26 लोन डिफॉल्टरों की लिस्ट में शामिल किया था जिन पर बैंकों का भारी कर्ज है और उनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आईसीआईसीआई बैंक से पहले एसबीआई भी जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन जारी कर चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Amazon 8 से 10 करोड़ डॉलर में MX प्लेयर्स की कुछ संपत्तियां खरीदेगी। अमेरिकी कंपनी ने टाइम्स इंटरनेट के वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म MX प्लेयर्स की कुछ एसेट्स के अधिग्रहण के लिए डील की है। MX प्लेयर्स यूजर्स के मामले में भारत में वीडियो प्लेयर और एडिटर्स ऐप कैटेगरी में टॉप 3 में है। साथ ही में टॉप 50 एंड्रॉयड ऐप में भी ये शामिल है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने मार्केट कैप के मामले में टेक कंपनी एप्पल को पछाड़ दिया। एनवीडिया अब दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया कोऑप का शेयर 5 जून को 5% से ज्यादा तेजी के साथ $1224 के पार जाकर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर में आई इस तेजी का फायदा कंपनी के मार्केट कैप पर भी नजर आया और ये $3 ट्रिलियन के मार्क को पार कर गई है, जबकि एप्पल की मार्केट कैप अभी $3 ट्रिलियन ही है। ओला इलेक्ट्रिक 500 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी ऑपरेशन लागत को काबू में रखने के लिए कर्मचारियों की कटौती करेगी। नौकरी से हटाने वाले कर्मचारियों की तादाद में बदलाव हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली ये कंपनी अभी छटनी के पैमाने को पूरा करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पीबी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशीष दहिया को दुबई में किए एक इन्वेस्टमेंट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यशीष दहिया ने 2022 में ये इन्वेस्टमेंट किया था। दहिया ने YKNP मार्केटिंग मैनेजमेंट में 26.72% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $2 मिलियन का निवेश किया था। पीबी फिनटेक 6 फरवरी को शेयर बाजार को भेजी एक फाइलिंग में ये जानकारी दी है और कंपनी इस नोटिस को लेकर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। पीबी फिनटेक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस नोटिस का कंपनी की वित्तीय स्थिति और ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को 5G टेलीकॉम के लिए इंडस टावर की सेवा लेनी है तो पहले पुराना भुगतान करना होगा। इंडस टावर में भारती एयरटेल की करीब 48% हिस्सेदारी है। सुनील मित्तल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया इंडस टावर्स का बकाया नहीं चुकाती है तो उसे 5G जैसी किसी भी नई सर्विस के लिए टावर कंपनी के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही मित्तल ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने पैसे जुटा लिए हैं, अब कंपनी को इंडस टावर का बकाया चुकाना चाहिए। इसी के साथ कंपनीनामा में मुझे यहीं इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते कॉर्पोरेट जगत की सारी खबरों के राउंडअप के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के YouTube को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।